हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअल आईएएस। विजुअल आईएएस में मैं एक बार फिर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कल के क्लास की कंटिन्यू है, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। जो हमारा टेस्ट हुआ था यूपी आरओ टेस्ट 1, तो उसके 75 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं जीएस के, उसको अटेम्प्ट करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि क्या चीज़ें उसमें एक वैल्यू एडेड फैक्चुअल चीज़ें और भी डाली जा सकती हैं। सो एक बार फिर मैं विजुअलाइज में आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से जो सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, साथ ही आपका जो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है हमने डील किया था। बाकी बचे हुए सेक्शंस में आपके करंट अफेयर भी कवर हो चुके हैं। बचे हुए सेक्शन में आपके जनरल साइंस के, आपके ज्योग्राफी के और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो बचे हुए हैं। तो उसे आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 75 तक हो चुका था। सो आपका कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने लीटर का होता है। सो बैरल एक यूनिट है जिसमें आपका लिक्विड मापा जाता है। सो तेल का पूछा है इसमें कि तेल का एक बैरल निम्न में से कितना लीटर होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है 159 लीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 जो है आपका ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है। तो ओजोन की जो इकाई होती है वह मापी जाती है आपकी डॉप्सन यूनिट में। तो ये आपका डॉप्सन यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 78। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके उपयोग के लिए किया जाता है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो आपका ये नौ संचालकों द्वारा जो नेविगेशन प्रणाली है आपकी, उसके माध्यम से उसके उपयोग के लिए आपका सोनार जो प्रणाली है उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। सो दूध का घनत्व जो है आपका लैक्टोमीटर जो है उसके माध्यम से मापा जाता है। तो दूध मापने की जो दूध का जो घनत्व है उसकी इकाई मापन का जो यूनिट है, जो मेथड है, वह लैक्टोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वह आपका है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो इसमें आपकी जो सापेक्ष आर्द्रता है वायुमंडल की, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपका जो ये ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर, ये राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 आपका जो है मैच द कॉलम क्वेश्चन है, जिसमें लिस्टिंग दी गई है सूची 1 और सूची 2, जिसमें आपका कोबाल्ट जो है पहला ऑप्शन दिया गया है कोबाल्ट 60, जो कि आपके कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी है। ऑर्सेनिक 74 के माध्यम से ट्यूमर की पहचान की जाती है। आपका आयोडीन 131 जो है वह थायराइड ग्रंथि की जो सक्रियता है उसको उसके माप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फास्फोरस 32 के माध्यम से जो श्वेत रक्त है उसका उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जो होगा वह राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि लिस्टिंग वाले क्वेश्चन, जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी संख्या आपके यूपी आरओ में एक अच्छी खासी संख्या होती है। आपके 12 से 15 क्वेश्चन लगभग पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिले हैं। तो इस क्वेश्चन पर आपका
एक मिनिमम एफर्ट होना चाहिए कि कम से कम 2 ऑप्शन आप कवर करते जाओ। अगर आप 2 ऑप्शन कवर कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको आसानी होती है और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वह निकल कर आ पाता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको तीनों की आवश्यकता होती है कि 3 आंसर आपके पास पता होने चाहिए, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में अगर आप 2 जानते हैं उसके ऑप्शन को तो आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 82 एंड क्वेश्चन नंबर 82 जो है वह डील कर रहा है आपका जनरल साइंस का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका वाहक है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा मच्छर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83 में निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? सो बायोडीजल पौधा, इसमें आपका ऑप्शन है ए इसबगोल, ऑप्शन बी रतनजोत, ऑप्शन सी रोजवुड एंड ऑप्शन डी रोसा घास। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा रतनजोत। यह एक बायोडीजल पौधा है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 84 प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी श्वसन में, ऑप्शन डी न्यूक्लियस में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है क्लोरोप्लास्ट उसमें होगा। सो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए वह सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है पानी का पीएच मान होता है, और यह आपका जो होता है चूंकि पानी एक उदासीन द्रव्य है तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। सो यहाँ पे जो पीएच मान होता है यह इस रूप में होता है कि एक पट्टी में ये जो होता है 7 यूनिट, तो ये इसके पीछे जो 7 पीएच मान होता है यह न्यूट्रल होता है। 7 से कम अगर मान है तो यह अम्लीय होता है, जिसे आप एसिडिक कहते हैं। 7 से अधिक मान है, पीएच मान है, तो यह आपका क्षारीय होता है, जिसे आप बेसिक कहते हैं। सो चूंकि पानी जो है उसका जो पीएच मान 7 है तो यह न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 85 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो एक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन बी तिलचट्टा। चूंकि यह अपने श्वसन के में हीमोग्लोबिन जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो इस रूप में जो इसका रक्त होता है सफेद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिलचट्टा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 87। मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो यह भी एक कॉमन तरह का क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, लगभग 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 88 एंड क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो सुमेलन का क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा राइट सही नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ईस्ट की जो प्रक्रिया होती है, ईस्ट जो बनता है वह किण्वन के माध्यम से बनता है, आपका ऑप्शन ए सही है। अम्बनबेल एक तना परजीवी है, यह भी एक सही ऑप्शन है आपका। ऑप्शन सी जो है एलोवेरा, यह एक आवृत बीजी होता है जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी जो है घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी जो है वह है। तो इसमें जो घटपर्णी है यह एक जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर इस पौधे का विकास होता है, और ये जो आंसर होगा आपका ये गलत है। तो ऑप्शन डी गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सा सुमेलित नहीं है वह आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88।
तो आपका 88 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, घटपर्णी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 89, एंड क्वेश्चन नंबर 89 जो है आपका है कपास का प्रमुख घटक होता है। सो कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट जो अयस्क है यह आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। सो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वह सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 90 के लिए, कि बॉक्साइट जो अयस्क है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, एंड क्वेश्चन नंबर 91 जो है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की क्रिया ये है। तो आपका जो ये रिएक्शन है जल का वाष्प में जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। अब यहाँ पर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन का जो मुख्य आधार है कि कोई कारक अगर कारक प्रस्तुत किया जा रहा है तो वह अपनी जो मूल अवस्था है उसका उसमें बदलाव लाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह जो है अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो वह जो परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जब पानी ठंडा होता है तो वह पुनः जल बन जाता है। तो यह परिवर्तन चूंकि कारक हटा लिया गया, और वह कारक क्या था, उष्मा थी, वाष्प था, जो भी था, तो वह पुनः उसी मूल अवस्था में आ जाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन है वह मुख्यतः इस रूप में बताया जाता है कि जब भी कोई कारक उस पर लगाया जाता है और वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था को परिवर्तित करके दूसरी अवस्था में बन जाता है और पुनः उसे उसी अवस्था में लाया नहीं जा सकता, वह आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है यह एक प्रक्रिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, जल का वाष्प में परिवर्तन जो है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये वेल नोन क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो चैडविक ने की थी 1932 में। तो आपका 92 का जो क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, चैडविक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 93, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। आपके ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, साइट्रिक एसिड। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फोटोग्राफी में जो इस्तेमाल होता है ये ऑप्शन ए सही होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपका 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एंड 94 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में निम्न में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो परीक्षण के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, सोडियम बेंजोएट। कि किस प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल करने से, किस प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल करने से, तो सोडियम बेंजोएट जो है इसका इस्तेमाल करने से जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उनका परिरक्षण अधिक समय तक किया जा सकता है। तो 94 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा क्वेश्चन ऑप्शन सी, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 95, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। कि यह वह उत्पत्ति स्थल कौन सा है, कहाँ है। शीतकाल में जो उत्तर पश्चिमी हवाएं प्रभावी होती हैं भारतीय क्षेत्रों में, तो जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, और यह पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति स्थल है वह आपका होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी एशिया भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में
जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका निर्माण होता है और वह पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, और भारत का एक अच्छा खासा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है, और खास करके जो पश्चिमी भारत है वह क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित होता है सर्दी के दिनों में। तो आपका 95 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी एशिया भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, एंड क्वेश्चन नंबर 96 जो है वह कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो आपका इस ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें जो बाउंड्री है उससे संदर्भित क्वेश्चन करके पूछा है कि जो 10 डिग्री चैनल है वह किसे पृथक करता है, किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है, अलग करता है। तो यह आपका होगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एक कथन दिया रहता है और एक कारण दिया रहता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोडिंग दी रहती है कि कौन सा कथन भी सही, कथन ए और आर दोनों सही है, आपका कथन और कारण दोनों सही है, और यह इसका एक जो है सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका बनता है इसमें कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वह आर के ए के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। ऑप्शन सी जो कह रहा है ये कहता है कि ए सही है, आपका असर्शन सही है, लेकिन आर गलत है, रीजन गलत है। एंड वहीं पर ऑप्शन डी जो है वह कहता है कि ऑप्शन ए गलत है परंतु आर जो है वह सही है। तो इस रूप से आपकी कोडिंग होती है क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 97 जो है वो पूछ रहा है कि कथन स्टेटमेंट दे रहा है कि प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो इस रूप में ये कथन तो सही है, कथन आपका सही है, और इसका रीजन जो दिया गया है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कथन जो है वह उसके प्रोसेस को बता रहा है, लेकिन जो आपका कारण जो है वह इसका इम्प्लीकेशन बता रहा है कि इसके कारण इसका प्रभावी होता है, ये प्रभावी होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपका 97 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 98 जो है, क्वेश्चन नंबर 98 कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका दो क्षेत्र है, आपका सतलुज और काली, ये दो नदियां जो होती हैं वह प्रवाहित होती हैं हिमालय के क्षेत्रों से। तो जो हिमालय क्षेत्र इसके मध्य पड़ता है वह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो आपका क्वेश्चन 98 जो है उसका सही जवाब होगा कुमायूं हिमालय, ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आपका सिस्मोग्राफ आंसर होगा। सिस्मोग्राफ एक यंत्र प्रणाली है जिसके माध्यम से जो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। आपका क्वेश्चन 100 जो है इसमें है निम्न में से दस्तेलुट अवस्थित है। सो आपका दस्तेलुट एक रेगिस्तान है, ये एक डिजर्ट है। सो यह कहाँ पे अवस्थित है, तो यह है ईरान में। दस्तेलुट आपका ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, 101, एंड 101 क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका थार है, ऑप्शन सी सही होगा, थार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार में समृद्ध है। तो चूंकि आपका जो उड़ीसा वाला रीजन है और उसमें महानदी घाटी जो है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 102 के लिए।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, और 103 जो है क्वेश्चन वह आपका फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। अब कोड के अकॉर्डिंग कौन सा किसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपका कथन कह रहा है कि हिमालय में जो भूस्खलन है की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन, वह इसमें वृद्धि हुई है, उसकी आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो आपका कथन सही है और साथ ही कारण भी सही है, और कारण आपके कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस लिहाज से जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 103 के लिए, कि हिमालय में जो भूस्खलन है उसकी आवृत्ति में वृद्धि हुई है, और कारण ये है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, तो इस वजह से ये जो भूस्खलन है उसमें वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, और 104 जो है सुमेलन से संबंधित क्वेश्चन है कि, और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको ये नहीं वर्ड जो है इस पे काफी फोकस करना है। ये आपके कंसंट्रेशन का एक माध्यम है, क्योंकि अगर आपने ये वर्ड मिस कर दिया, सिंगल वर्ड, तो आपके जो क्वेश्चन को गलत करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से आपका आंसर बदल जाता है। तो इसमें खदान के नाम दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति बताई गई है, तो हमें ये पता करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है, और उस हिसाब से वो गलत ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहला आपका ऑप्शन जो है बेलाडीला, तो बेलाडीला जो खदान है वह मध्य प्रदेश में है, तो ये तो गलत है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में है। आपका जो बेलाडीला की खदान है वह छत्तीसगढ़ में है, तो आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गलत आंसर है वही आपका सही होगा। तो आपका 104 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 105, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। सो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो भारत के इतर कंट्रीज हैं उनका नाम दिया गया है। तो सदाबहार वर्षा वन जो पाए जाते हैं आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। आपका जो भूमध्य रेखा है ग्लोब का, पृथ्वी का, उससे 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, आपका 10 डिग्री जो साउथ वाला रीजन है, ये आपका सदाबहार वर्षा वन का क्षेत्र है। सो आपका ब्राजील, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्राजील की अवस्थिति इसके मध्य में है, तो राइट आंसर आपका होगा ब्राजील। सदाबहार वर्षा वन ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 106, 106, जिसमें क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है जैव विविधता का संरक्षण, ये सही है। वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन बी भी सही है। ऊर्जा एवं मानव संसाधन प्रबंधन, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन डी। आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 106 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 107 है, एंड क्वेश्चन नंबर 107 जो है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा पर हस्ताक्षर किए हैं, यह एजेंडा है। तो आपका टाइम पीरियड पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि टाइम पीरियड क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा है उसका जो टाइम पीरियड है वह क्या है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका है ये, तो इसका जो राइट टाइम है वो आपका पीरियड है 2023 से 2027 के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 107। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका ये
रिपीटेड क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस का खास करके सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1986। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो तारीख पूछ रहा है आपसे, तो ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका आपका राइट आंसर होगा 5 जून। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि इसकी थीम क्या है और पहली बार इसे कब मनाया गया था। तो आपका पहली बार इसे 1974 में मनाया गया था। तब से यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व कम्युनिटी द्वारा। आपका जो यूएनईपी है, यूएनएफएफ है, इस तरीके से जो विश्व कम्युनिटी है, विश्व ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। तो आपका थीम और थीम हर वर्ष चेंज होती रहती है, तो आप इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही आपका जो ईयर है, फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, वो जरूरी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आपके ये 2 संभावनाएं हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा यह है यूकेलिप्टस। चूंकि यूकेलिप्टस जो है, यह इसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी कहते हैं, क्योंकि क्या है, जिस क्षेत्र में लगाया जाता है, जिस क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है, वहाँ का आसपास का जो एरिया है, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन ये ज़्यादा करता है, पानी का खपत ज़्यादा करता है, इस वजह से यह जो आसपास का रीजन है वह बंजर हो जाता है। तो आपका जो सही जवाब होगा कि कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो यूकेलिप्टस जो है वह सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 110 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 111। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो यह जो है आयोजित हुआ था आपका 1992 में, 1992 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। भारत में भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है, उसका जो टारगेट उसको अचीव करने का रखा गया है, वह रखा गया है ऑप्शन ए 2030 तक। तो क्वेश्चन नंबर 112 के लिए जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो आपका यूएनएफसीसी जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉन्फ्रेंस जो है, उसके संदर्भित जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह 2030 तक भूमि क्षरण जो तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 113, और वह क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किस संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो रेड डाटा बुक है वह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें आपका जो IUCN है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है मुख्यतः आपके जो वन्य जीव हैं और साथ ही आपका जो वनस्पतियां या पौधे हैं, उनके संदर्भ में ये लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें इनका जो वर्तमान स्थिति है, खतरे के संकेत को देखते हुए उसको रेखांकित किया जाता है, और उसके संदर्भ में ये रेड डाटा बुक जो है पब्लिश किया जाता है। तो 113 का जो राइट आंसर होगा आपका IUCN होगा सही जवाब। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो इसमें आपका मीथेन हो गया, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन मुख्य घटक है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें चारों आपके जो तीनों ऑप्शन है सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 115, एंड क्वेश्चन नंबर 115 जो है आपका कह रहा है कि मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है। मीथेन गैस का मुख्य स्रोत जो है आपका पहला ऑप्शन है कोयले का खनन। ठीक है, मीथेन गैस का मुख्य स्रोत कोयले के खनन के माध्यम से भी मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होता है। धान के खेत से भी मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। आपके पालतू पशु जो जुगाली करते हैं भोजन करने के पश्चात,
उसमें भी मीथेन गैस जो है उसका उत्सर्जन होता है, और आर्द्रभूमि एक नेचुरल सोर्स है मीथेन का। तो इस प्रकार से आपके जो चारों ऑप्शन है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 115 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका यह जलवायु प्रदूषण या फिर जलवायु संरक्षण से संबंधित है। जलवायु प्रदूषण या जलवायु संरक्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 116 के लिए। फिर आरओ में 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए, जनरल लॉजिक को चेक करने के लिए, तो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें रीजनिंग जो खास करके गणितीय संख्या है उससे क्वेश्चन बनाए गए हैं कुछ, तो इसमें हम देख लेते हैं इसके आंसर क्या होंगे। सो इसके आंसर मैं बता देता हूं, बाकी एक्सप्लेनेशन जो है इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 जो है यह मैथ का क्वेश्चन है कि सुश्री माया 17,800 रुपए की राशि एक बैंक में जमा करती हैं। 6 वर्ष के अंत में उसे 31,684 रुपए मिलते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? तो सिंपल साधारण ब्याज जो है वो पूछा है। आप उसका फॉर्मूला लगा के जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही 13%। ऑप्शन डी जो होगा वह 117 क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। महेश 8,560 रुपए की राशि 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसमें आपका फॉर्मूला आप पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा लगभग 698 रुपए। तो ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 118 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 119, और क्वेश्चन नंबर 119 जो है वह पूछ रहा है कि सोना पानी से 19 गुना और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो? तो इसमें चूंकि आपका गोल्ड जो है वह 19 गुना दिखा रहा है भारी है, और तांबा जो है जिसे कॉपर कहते हैं 9 गुना भारी है पानी से, और मिश्रण का जो अनुपात है वह 15 गुना पूछा है, 15 गुना हो जाए। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह जो आपका बनेगा 19 - 4 और ये 6, तो आपका जो ये सही अनुपात बनेगा 6/4 बनेगा, और 6/4 जब बनेगा तो ये होगा 3/2। तो 3:2 आपका ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 119 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 119 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। आपको ऑड थिंग पहचानना है इसमें कि ऑड क्या है। तो आप देखिए जनरल एक लॉजिक देखा जाए तो जैसे यह संख्या 6 है, इसमें भी 6 है, ऑप्शन सी में भी 6 डिजिट है, ये भी ऑप्शन डी जो है उसमें भी 6 डिजिट है, बट ऑप्शन बी जो है उसमें 7 डिजिट है। तो आपका ये इस रूप में भी अलग हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 120 के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 121, जिसमें क्वेश्चन है कि रमेश पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। डायरेक्शन में आप जानते हैं जैसे कि आपका ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो जैसे रमेश की स्थिति मान लीजिए यहाँ पर हम हैं, रमेश के लिए क्या डायरेक्शन दिया है कि रमेश पूर्व की ओर, इस यहाँ पे खड़ा हुआ है तो रमेश जो है इस डायरेक्शन में पूर्व की ओर जाना चाहता है। तो 75 पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, 75 मीटर चलता है। ये यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर है। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यह 75 जो है मीटर चलता है।
चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर, तो इस लिहाज से जब यह पूर्व की ओर जा रहा है तो बाईं ओर उसका नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ मुड़ता है तो कितना चलता है 25 मीटर। तो नॉर्थ आपका ये आया 25 मीटर, ये आ गया, चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधा चलता है। तो जब वह पूर्व की ओर जा रहा है और आप देखेंगे बाईं ओर मुड़ता है तो यह इसकी डायरेक्शन नॉर्थ हो जाती है, और नॉर्थ हो जाती है चूंकि डायरेक्शन है, यह आपका डायरेक्शन है और ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे सी है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर नॉर्थ की तरफ 25 मीटर जाने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर बाईं ओर मुड़ने का तात्पर्य है कि वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है, और कहाँ चलता है, कितना 40 मीटर सीधे चलता है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति यहाँ पर है 40 मीटर सीधे चलता है। तो यहाँ पर इसमें डी जो स्थिति है यहाँ पर रमेश है। फिर आगे का स्टेटमेंट है कि अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो फिर बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि दक्षिण की ओर चल रहा है, और वर्तमान जो इसकी स्थिति है यह पॉइंट ई है। अब क्वेश्चन पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आपका जो आंसर होगा, ये जो डिस्टेंस है यह पूछ रहा है आपसे कि ए से ई तक की जो दूरी है वह कितनी है। तो चूंकि ए से लेके बी तक की जो दूरी है वह 75 मीटर है, और इसमें जो ए ई और ई बी मिलकर ए बी बना रहे हैं। ए बी चूंकि 75 है, और ये जो डिस्टेंस है चूंकि यह 25 मीटर यहाँ चल के आया है तो यह डिस्टेंस आपका 40 हो जाएगा। तो आपका जो ई बी डिस्टेंस है वह 40 हो जाएगा। तो जो ए ई का डिस्टेंस है वह पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका ए ई बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 35। तो वर्तमान इसकी जो दूरी है वह 35 मीटर है। आपका ऑप्शन जो डी है वह सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 के लिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 35 मीटर, वह राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनमें 429 आम और 715 संतरे को समान रूप से वितरित किया जा सके। तो आपका यह जो है अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये जो होता है एचसीएफ पूछ रहा है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो जब आप 429 और 715 इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो ये नियर अबाउट आपका आएगा 143 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है 122 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, जिसमें ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही होगा। आप इसे देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन दिया गया है पूरा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। पहले वर्ष में यह 15 वर्ष बढ़ती है, 15% बढ़ती है, और दूसरे वर्ष में यह 20% घटती है। 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसमें जब आप देखेंगे तो चूंकि संख्या जो है पॉपुलेशन, वर्तमान पॉपुलेशन जो है 1,26,800 है। क्वेश्चन का है पहले वर्ष जो है 15% बढ़ती है, तो 115% हो गया, और दूसरे परसेंट जो है दूसरे वर्ष जो है वह 20% घटती है, तो यह 80% हो गया। यह आप कट पिट करेंगे इसको, तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आएगा ऑप्शन सी 1,16,656। 1,16,656 आपका राइट आंसर होगा कि 2 वर्ष के अंत में इसकी जो जनसंख्या होगी वह आपकी होगी 1,16,656। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 124 के लिए। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 125 है, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया जाता है। इसे 64 बराबर आकार वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन जिनके फलक पेंट किए हुए नहीं हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ऐसे फलक हैं जिनके जो फलक हैं पेंट किए हुए नहीं हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी सही आएगा इसके लिए।
तो 125 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी में और ई में से ए बी की अपेक्षा लंबा है परंतु सी से छोटा है, बी केवल ई से लंबा है, यदि सी सबसे लंबा नहीं है तो उनको ऊंचाई के क्रम में रखने से बीच में कौन होगा। तो आपका जो यह क्वेश्चन है इसमें जो है जो राइट आंसर होगा वह आपका ए सही होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ए होगा। आप इसे एक बार अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा। इसको अगर एक बार देख लेते हैं तो इस रूप में देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए बी सी डी और डी और ई में से ए बी की अपेक्षा लंबा है। तो नंबर में मानते हैं कि ए मान लीजिए अगर 100 कह रहा है, बी की अपेक्षा लंबा है, तो बी मान लीजिए हम 80 मान लेते हैं, यह 80 है परंतु सी से छोटा है। तो यह चूंकि ए के संदर्भ में कह रहा है तो सी जो है वह ए से लंबा होगा, तो मान लीजिए सी जो है 110 है। बी केवल ई से लंबा है, बी केवल ई से लंबा है, बी जो है केवल ई से लंबा है, इसका मतलब अन्य तीनों से जो ई होगा वह छोटा होगा। अब यह ई जो है किस रूप में होगा ये आगे के स्टेटमेंट में पता चलेगा। बी केवल ई से लंबा है, तो आपका जो ई है इसको हम 70 मान लेते हैं। यदि सी सबसे लंबा नहीं है तो 4 लोग हो गए इसमें, ए हो गया, ए बी ई सी। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट है यदि सी सबसे लंबा नहीं है, तो सी अगर सबसे लंबा नहीं है तो बचा हुआ जो डी है वह या तो यहाँ आएगा, ये तो यहाँ आएगा, ये तो यहाँ आएगा। उसकी पॉसिबिलिटी जो है वह इन सब में बनती है। तो यदि सी सबसे लंबा नहीं है, सॉरी तो इसमें जो आपका सी सबसे लंबा नहीं है तो डी सबसे लंबा हो जाएगा, डी सबसे लंबा हो जाएगा और यह जो है 115 मान लेते हैं। तो उनको ऊंचाई के क्रम में रखने पर बीच में कौन होगा, तो हम इस ऊंचाई को एडजस्ट करते हैं। तो सबसे लंबा पहले डी होगा, फिर उसके बाद आपका ए होगा, सॉरी डी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर आपका बी होगा, फिर ई होगा। तो यह मध्य में पूछा है कि बीच में कौन होगा, तो आप देखेंगे बी में जो है स्थिति ए की आ रही है। तो आपका 126 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 के लिए ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन 127 है स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। तो ये आपका रूट डायरेक्टरी होगा, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 127 के लिए। चूंकि आपके आर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक कंप्यूटर होता है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में कौन सा एक हार्डवेयर आइटम नहीं है। तो आपके ऑप्शन है MP3 फाइल, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ऑप्शन डी माउस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। MP3 फाइल जो है वह हार्डवेयर आइटम नहीं है। यह चूंकि MP3 है तो सॉफ्टवेयर भी इसमें कंसीडर करते हैं, तो आपका MP3 जो है वह हार्डवेयर नहीं है। तो 128 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आउटपुट। फिर 130 क्वेश्चन है 130 है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, केशिका क्रिया, आपका जो कैपिलरी एक्शन होता है उसके प्रभाव में काम करता है, इस सिद्धांत पे काम करता है। चूंकि जो केशिका क्रिया होती है वह आपके गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्व होता है उसके विपरीत कार्य करती है। तो आपका यह जो ऑप्शन होगा
बी वह सही होगा। फाउंटेन पेन का जो सिद्धांत है वह केशिका क्रिया के अनुसार होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, तो कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापन का आधार वर्ष क्या है? तो पहले तो 2004-05 था, लेकिन चीजें इसको चेंज करके वर्तमान जो आधार वर्ष है वह आपका 2011-12 है, तो ऑप्शन बी सही होगा 132 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 133। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है उसे किसे कहा जाता है? क्योंकि 1991 में भारतीय उदारीकरण को अपनाया गया और उसमें जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में। और इससे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उदारीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका तो ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 133 के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध किस देश से है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह भारत में प्रचलित काफी है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 134 के लिए। आगे क्वेश्चन 135। 1991 में आर्थिक नीति अपनाई गई थी, तो कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपर्युक्त सभी? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो यह जनरली क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन में आपका जो इसमें ऑप्शन ए सही है। एडम स्मिथ को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, साथ ही इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है यह पुस्तक लिखी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह क्या कहलाता है? तो उसको शेयर कहते हैं या शायर कहते हैं इसको। आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है शेयर जो होता है उसे कहते हैं SEER। तो 137 के लिए जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सही है। आगे आपका है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन डी सही है इसके लिए। WH बनेट द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था, इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा WH बनेट द्वारा दी गई थी। तो 138 का जो आपका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। आपके लास्ट दो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न में से पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी पदछाप से तात्पर्य, जिसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कहते हैं, तो इससे तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति द्वारा रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके कितना कार्बन रिलीज किया जा रहा है वह आपका पारिस्थितिकी पदछाप कहलाता है। तो इसमें आपका पारिस्थितिकी पदछाप की जो यूनिट है वो पूछा है, तो ये भूमंडलीय हेक्टेयर जो है आपका, ग्लोबल हेक्टेयर जो है, इसमें मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 140, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था? कब किया गया था, कहाँ किया गया था? इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2001 बेंगलुरु में, ऑप्शन बी 2002 दिल्ली में, ऑप्शन सी 2003 चेन्नई में, ऑप्शन डी 2004 कोची में। तो आपका जो 140 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, चेन्नई में। सो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से आपके 140 क्वेश्चन, हमारा जो पहला टेस्ट हुआ था ROARO का विजुअल आईज का जो टेस्ट हुआ था उसका ROARO का पहला फुल लेंथ टेस्ट हमने डिस्कस किया। 140 क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन का एक
स्ट्रक्चर होता है, जो क्वेश्चन अमूमन एक पैटर्न है, ट्रेंड चलता आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना पहला टेस्ट बनाने का प्रयास किया है। और आने वाले जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें भी हमारा मॉड्यूल सेम होगा। सो ये रहा हमारा पहला विजुअलाइज का आर के लिए पहला फुल लेंथ का टेस्ट का डिस्कशन। सो इसके आपके जो पीडीएफ हैं क्वेश्चंस के और इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको सारे जो कंटेंट आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो यहाँ पे क्लास हम अपनी ओवर करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टेस्ट नंबर 2 के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें उत्साह देता है नए कंटेंट बनाने का। और इस तरह के जो एक्सप्लेनेशंस हैं जो आपके स्टडी में हेल्पफुल हो सकते हैं, उसे हम कारगर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।